इन साथियों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। यद्यपि इसमें निशान लगा हुआ है, पर जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन कम ही मिलते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ज़बान ए हिंद, ज़बान ए हिंद का प्रयोग मिलता है। 2-3 क्वेश्चन के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं इनको। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न, हिंदी के उद्भव का सही क्रम। ये प्रश्न आपके काम का, बहुत ही काम का है। देखिए, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। इससे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को जोड़ लेना है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तदनंतर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए और लाभ लीजिए। अच्छा प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा इसलिए आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर मैं जोर दूंगा, जिसको पढ़ कर निकलना है उसको पढ़ कर निकलते चलिए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवहट? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। देखिए काम का है, इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? बिहारी, राजस्थानी, वांगला या पंजाबी? इसका उत्तर होगा राजस्थानी। अच्छा प्रश्न है, लिख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या फिर प्राकृत काल? इसका उत्तर होगा संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको भी अच्छी तरह से देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? महाराष्ट्री, मागधी, व्राचर या पैशाची? पंजाबी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पैशाची से, पैशाची भाषा से। अगला जानकारी के लिए प्रश्न है, पहले से टिक लगा हुआ है, पर लाभ लीजिए इसका। बिहारी, वांगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी, वांगला, उड़िया और असमिया। देखिए
बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, इन भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से हुआ है। लिखते चलिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या गुजराती? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। साथियों, राष्ट्रहित में संस्कृत संशयन चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। आपके लिए मेहनत करके मैं अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहा हूं। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर संस्कृत संशयन से जुड़ सकते हैं। एक और भी चैनल है जिसमें हिंदी पढ़ाया जाएगा, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। अगला प्रश्न है GTMKR न्यू चैनल, सुमेलित कीजिए। ये अच्छी तरह से याद किए होंगे तो सुमेलित कर लेंगे आप। देखिए, सौरसेनी, सौरसेनी का सुमेलित, सौरसेनी की उत्पत्ति राजस्थानी, सौरसेनी से राजस्थानी, पैशाची से लहंदा, मागधी से असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। इस तरह से विकास क्रम है। देख लीजिए इसको, निशान पहले से लगा हुआ है, मैं फिर से निशान लगा रहा हूँ। निशान पहले वाला हटा नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि PDF है ये जी। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए इसको। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, कुमायूनी और गढ़वाली। सीधा उत्तर पे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न है। लिखिए, ज़रूर लिखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? ब्राचर अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या सौरसेनी अपभ्रंश से? ब्राचर अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचर अपभ्रंश से। इनमें से परीक्षा में एक क्वेश्चन आना है, इसलिए ध्यान से पढ़िए और नोट्स करते चलिए। अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, पैशाची, मागधी या अर्धमागधी? अर्धमागधी से हुआ है। बहुत शानदार पढ़ रहे हैं आप, धैर्य से पढ़ते रहिए। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? भरत मित्र। ये कोई खास काम का नहीं है आपके लिए। अगला देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष। ये भी काम का नहीं है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। ये प्रथम प्रश्न पत्र में भी काम आएगा और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी काम आएगा आपका। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन था। और शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को कब जोड़ा गया? 2005। ये मैंने आपको YouTube पर बताया था। 2005 में शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को जोड़ा गया था संविधान में। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ये वाला भी प्रश्न देख लीजिए। अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343 में। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली,
ब्रज असमिया, ब्रज को शामिल नहीं किया गया है। इस तरह क्वेश्चन हम प्रश्न पत्र में भी आ सकता है, द्वितीय में नहीं आएगा ये वाला प्रश्न। जो विशेष है मैं बताते चलता हूँ। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 है। हिंदी की उपभाषाएं 5 है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी लिख लीजिए। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बिहारी, वघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, हरियाणी, अवधी, बुंदेली। अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूर्वी हिंदी की बोलियों की संख्या, बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, वघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, वघेली एवं छत्तीसगढ़ी, इसको भी उतार लीजिए। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? बिहारी हिंदी से। अगला प्रश्न, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी से। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम प्रश्न पत्र में भी और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी, क्योंकि भाषा विज्ञान लगा हुआ है और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं, भारोपीय भाषाओं पे विशेष जोर है। क्वेश्चन आ सकता है। उत्तरी राजस्थानी। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। आगे चलते हैं। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी। निम्नलिखित में किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? ब्रजभाषा में हुआ है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रजभाषा की रचना है, ब्रजभाषा। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ये बताइए, संस्कृत से संबंधित है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है खड़ी बोली में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है बताइए? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए और द्वितीय के लिए, दोनों के लिए। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? प्राकृत, मागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी से विकसित हुई है। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। निम्नलिखित में कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़ भाषा है। पहले से चिन्ह लगा हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन देख लीजिए और याद कर लीजिए नोट्स बना करके। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, वांगरू। ब्रजभाषा है। उतारते चलिए इसको। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रजभाषा शौरसेनी से विकसित है। ब्रजभाषा शौरसेनी से विकसित है।
जी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का सबसे पहले किस पुस्तक में प्रयोग हुआ है? प्रेम सागर में। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग प्रेम सागर में हुआ है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, वघेली। कौरवी है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। अवधी में लिखी गई है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और जो विशेष इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, उस पर मैं जोर दे रहा हूँ। याद करते चलिए, बार बार देखिए, नोट्स कर लीजिए, इसको नोट करके पढ़िए। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आता है। पूर्वी हिंदी। हिंदी पढ़ने के लिए GTMKR चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी आपकी वहीं पे होगी। UGC नेट, JRF प्रथम प्रश्न पत्र, प्रत्येक परीक्षाओं के प्रथम प्रश्न पत्र तैयारी होगी। GTMKR, GTMKR, जी बड़ा लिखिएगा, अन्य छोटा लिखिएंगे तो मेरा वहाँ पे गुरु शिष्य का फ़ोटो है। अपना चैनल है, नया चैनल बनाया हूँ, देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसका हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी, कौरवी। ब्रज भाषा। और कुछ प्रश्न हैं, उनको अच्छी तरह से कर लीजिए। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। इसके हिसाब से बोली जाती है कि नहीं, ये आप बताइएगा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, पैशाची, कैथी। ब्राह्मी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी से। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था और UGC नेट, JRF जून 2010 में भी आया है ये प्रश्न। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सरल प्रश्न है। देवनागरी लिपि में। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को। आगे देखते हैं, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था भोपाल। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी का। ये वाला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, दोहा, दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोहा, दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश का। दोहा अपभ्रंश का छंद है, मूलतः अपभ्रंश का। संस्कृत का नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, प्राकृत का भी नहीं है, अपभ्रंश का। धन्यवाद साथियों। अन्य साथियों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।